जो प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा एक सवाल है। अच्छा। लेकिन ये विश्लेषण सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है। ये उस एक सवाल को एक चाबी बनाकर इतिहास के पूरा दौर का ताला खोलने की कोशिश है। हाँ, ये अप्रोच बहुत सही है, एक सवाल से पूरा टॉपिक समझना। हम देखेंगे कि कैसे एक शादी ने दो ताकतवर राजवंशों को जोड़ा और कैसे एक रानी ने वास्तुकला का एक ऐसा अजूबा खड़ा कर दिया जो आज भी हमें हैरान करता है। तो चलिए इस सवाल के जरिए पांडु वंश की दुनिया की गहराई में उतरते हैं। सवाल ये है, प्रश्न, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वाष्टा से विवाह किया था? और विकल्प है ए तीवरदेव, बी चंद्रगुप्त, सी हर्षगुप्त, डी महाशिवगुप्त और ई इनमें से कोई नहीं। ये सारे ही नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं पांडुवंश के लिए। हाँ, इसीलिए ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। लेकिन वो एक राजा जिसने मौखरी राजकुमारी से शादी की, वो थे सी हर्षगुप्त। बिल्कुल सही। ठीक है, तो जवाब तो मिल गया, लेकिन मुझे लगता है यहीं से हमारी असली खोज शुरू होती है। एकदम, जवाब तो सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि ये सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं। मेरे दिमाग में पहला सवाल ये आता है कि ठीक है, हर्षगुप्त हमारा जवाब है, लेकिन ये बाकी लोग कौन है? तीवरदेव, महाशिवगुप्त, ये नाम भी तो पांडुवंश के बहुत बड़े राजाओं के हैं ना? हाँ बिल्कुल है। तो फिर ये विकल्प में क्यों है? क्या ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर एक, आप कहिए, सामान्य छात्र और एक गहरी समझ रखने वाले छात्र में फर्क पता चलता है। ये नाम सिर्फ कंफ्यूजन के लिए नहीं है। तो फिर ये नाम मतलब ये पूरे राजवंश की कहानी बताते हैं। अगर हम हर्षगुप्त को समझना चाहते हैं तो हमें तीवरदेव और महाशिवगुप्त को भी समझना ही होगा। वो कहानी के हिस्से हैं। अच्छा, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। जी। पहले तीवरदेव, वो क्यों नहीं? उनका नाम तो मैंने पांडु वंश के सबसे शक्तिशाली राजाओं में सुना है। आपने बिल्कुल सही सुना है। तीवरदेव को पांडु वंश के सबसे प्रतापी शासकों में से एक थे। उन्होंने सकल कोशलाधिपति की उपाधि भी ली थी। मतलब पूरे कोसल क्षेत्र के स्वामी? जी, उन्होंने वंश का बहुत विस्तार किया, लेकिन उनका समय हर्षगुप्त से पहले का है। वो इस कहानी के एक महत्वपूर्ण पूर्वज है, पर वो किरदार नहीं जिनकी शादी वाष्टा से हुई थी। ठीक है, तो तीवरदेव समय के हिसाब से गलत है, टाइमलाइन में फिट नहीं होते। बिल्कुल। और महाशिवगुप्त, उनका पूरा नाम तो महाशिवगुप्त बालार्जुन है ना? जी, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। ओह अच्छा। महाशिवगुप्त बालार्जुन असल में हर्षगुप्त और रानी वाष्टा के ही बेटे थे। क्या बात है, मतलब हाँ, उनके शासनकाल को पांडुवंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। और सिरपुर का वो लक्ष्मण मंदिर जिसकी हम बात कर रहे हैं, हाँ। वो बना भी उन्हीं के शासनकाल में, लेकिन उसे बनवाया उनकी माँ रानी वाष्टा ने। तो महाशिवगुप्त कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, पर वो वाष्टा के पति नहीं बल्कि बेटे थे। कमाल है। तो एक ही सवाल के विकल्पों में पिता भी हैं, पुत्र भी हैं और एक पूर्वज भी। जी, ये पूरा परिवार है। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये सिर्फ एक तथ्य रटने का सवाल नहीं है। तो चलिए अब मुख्य कहानी पर आते हैं। हर्षगुप्त और रानी वाष्टा, ये शादी इतनी जरूरी क्यों थी? क्या ये सिर्फ एक सामान्य शाही विवाह था? बिल्कुल नहीं, ये उस समय का एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, जियोपॉलिटिकल मूव था। जियोपॉलिटिकल? हाँ, इसे समझने के लिए हमें उस दौर के भारत के नक्शे को देखना होगा। ये समय है 6ठी-7वीं शताब्दी का। उत्तर भारत में जो शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य था, उसका सूरज अब डूब रहा था। अच्छा। और जब भी कोई बड़ी शक्ति हटती है तो एक पावर वैक्यूम बन जाता है। तो पूरे देश में छोटी बड़ी क्षेत्रीय ताकतें वो सिर उठा रही थीं। हर कोई अपना दबदबा कायम करना चाहता था। मतलब एक तरह की उथल-पुथल का माहौल था। ऐसे में हर राजवंश अपनी सुरक्षा और ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा। बिल्कुल। और पांडुवंश, जिनकी राजधानी सिरपुर थी, वो मध्य भारत में एक उभरती हुई शक्ति थे। लेकिन उन्हें अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए दोस्त चाहिए थे, सहयोगी चाहिए थे। और वहीं मौखरी वंश आते हैं। एकदम। उस समय उत्तर भारत में कन्नौज के आसपास मौखरी वंश एक बहुत बड़ी ताकत थे। वो एक तरह से उत्तर और मध्य भारत के बीच एक बफर स्टेट का काम कर रहे थे। तो हर्षगुप्त का मौखरी राजकुमारी वाष्टा से विवाह करना सिर्फ एक विवाह नहीं था, बल्कि पांडु वंश के लिए अपनी उत्तरी सीमा को सुरक्षित करने का एक तरीका था। बिल्कुल। ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस थी। एकदम सही। ये एक शानदार कूटनीतिक चाल थी। इस एक शादी ने पांडु वंश को, मतलब मध्य भारत की एक क्षेत्रीय शक्ति से उठाकर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की लीग में खड़ा कर दिया। वाह। उन्हें सुरक्षा मिली, प्रतिष्ठा मिली और एक शक्तिशाली सहयोगी मिला। ये उस दौर की राजनीति का शतरंज था।
और ये एक बहुत बड़ी चाल थी। लेकिन जैसा कि कहानियों में होता है, सब कुछ हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं होता। लगता है हर्षगुप्त का शासनकाल बहुत लंबा नहीं रहा। हाँ, ऐसा ही प्रतीत होता है। स्रोत हमें बताते हैं कि हर्षगुप्त की मौत के बाद उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम 2 लोगों ने किया। 2 लोगों ने? जी, उनके बेटे महाशिवगुप्त बालार्जुन, जिन्होंने राजपाट संभाला और एक लंबा और समृद्ध शासन दिया, और उनकी पत्नी रानी वाष्टा ने, जिन्होंने अपने पति की याद को अमर बनाने का फैसला किया। और यहीं से उस मंदिर की कहानी शुरू होती है। एक रानी अपने पति की याद में एक मंदिर बनवाती है। आज के समय में भी ये एक बड़ी बात है, उस जमाने में तो ये और भी असाधारण रहा होगा। ये असाधारण ही था। ये हमें रानी वाष्टा के बारे में बहुत कुछ बताता है। वो सिर्फ महल में रहने वाली एक रानी नहीं थी। उनके पास अपनी स्वतंत्र पहचान थी, अधिकार थे और सबसे जरूरी संसाधन थे। इतना बड़ा और भव्य निर्माण करवाना कोई छोटी बात नहीं थी। सही बात है। ये दिखाता है कि राज परिवार में और शायद समाज में भी महिलाओं की स्थिति हमारी सोच से कहीं ज्यादा सशक्त थी। ये मंदिर सिर्फ पति के लिए प्रेम का प्रतीक नहीं है। ये एक रानी की शक्ति, उसकी दृष्टि और राज्य की सांस्कृतिक विरासत में उसके योगदान का प्रतीक है। चलिए अब जरा इस मंदिर के बारे में बात करते हैं। स्रोत में 2 बड़ी दिलचस्प बातें बताई गई हैं। पहली तो इसके नाम को लेकर। हाँ, इसे हम लक्ष्मण मंदिर कहते हैं, लेकिन असल में ये भगवान विष्णु का मंदिर है। ये गड़बड़ कैसे हुई? ये इतिहास में अक्सर होता है। समय के साथ स्थानीय कहानियां, मान्यताएं और परंपराएं वो ऐतिहासिक इमारतों से जुड़ जाती हैं और उनका लोकप्रिय नाम कुछ और ही पड़ जाता है। अच्छा। लेकिन मंदिर की जो वास्तुकला है, उसकी दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां, खासकर प्रवेश द्वार पर शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति, ये सब चीख कर कहती हैं कि ये मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को ही समर्पित था। तो लक्ष्मण का नाम बाद में जुड़ गया होगा? हो सकता है किसी स्थानीय कथा के कारण, लेकिन इसका मूल स्वरूप वैष्णव ही है। और दूसरी चीज जो इसे वास्तुकला का एक अजूबा बनाती है, वो है इसकी ईंटें। 1500 साल पुरानी ईंटों की इमारत। हाँ। हम तो सोचते हैं कि स्थायी निर्माण सिर्फ पत्थर से होता है। मेरे घर की ईंट की दीवार को तो हर 10 साल में मरम्मत चाहिए होती है। आपकी तुलना बिल्कुल सही है, और यही बात इस मंदिर को जीनियस इंजीनियरिंग का नमूना बनाती है। जरा सोचिए, उस दौर में जब भारी मशीनें नहीं थीं, उन्होंने हर एक ईंट को एक खास तापमान पर पकाया होगा ताकि वो मजबूत बने। फिर उन ईंटों पर इतनी बारीक और सुंदर नक्काशी की जो पत्थर पर करना भी मुश्किल होता है। सच में? ईंटों पर? जी, ईंटों पर। और फिर उन लाखों ईंटों को इस तरह जोड़ा कि वो बिना किसी आधुनिक सीमेंट के आज तक खड़ी हैं। ये तो किसी हाईटेक प्रोजेक्ट जैसा लगता है। ये उस समय का हाईटेक ही था। पत्थर उस इलाके में आसानी से उपलब्ध नहीं था, तो उन्होंने उस चीज में महारत हासिल की जो उनके पास थी, मिट्टी। और उससे ईंटें बनाकर एक ऐसा शाहकार तैयार किया जो भारत के सबसे पुराने और सबसे बेहतरीन ईंट निर्मित मंदिरों में से एक माना जाता है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये उस युग के ज्ञान, विज्ञान और कला का एक जीता जागता सबूत है। वाह! तो एक सवाल से शुरू हुई कहानी कहां से कहां पहुंच गई? एक राजवंश का उदय, एक कूटनैतिक विवाह, एक बेटे का स्वर्ण युग और एक रानी द्वारा बनाया गया अमर स्मारक। जी। अब ये सब नाम और घटनाएं एक दूसरे से जुड़ गई हैं। और जब आप इसे एक कहानी की तरह देखते हैं तो इसे याद रखना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, लेकिन ये इतने सारे नाम हैं, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त, तीव्रदेव, वस्टा, इन्हें याद रखने का कोई आसान तरीका है, कोई ट्रिक? बिल्कुल, इसे एक पारिवारिक कहानी की तरह याद रखिए, तथ्यों की लिस्ट की तरह नहीं। ठीक है। सोचिए, कहानी के नायक हैं हर्षगुप्त और नायिका है रानी वाष्टा। उनका एक बेटा है महाशिवगुप्त बालार्जुन। पिता यानी हर्ष की मृत्यु के बाद माँ यानी वाष्टा ने बेटे यानी महाशिवगुप्त के राज में पिता की याद में एक मंदिर बनवाया। अच्छा। तो हर्ष की याद आपको सीधे रानी वाष्टा और लक्ष्मण मंदिर से जोड़ देगी, और महाशिवगुप्त उस शासन की पृष्ठभूमि है जिसमें ये सब हुआ। कहानी के 3 मुख्य किरदार, हर्ष, वाष्टा और महाशिवगुप्त, और कहानी का नतीजा सिरपुर का लाल ईंटों वाला मंदिर। हर्ष की याद, ये सच में आसान है। इस तरह तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा।
बिल्कुल। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। जी। हमने एक सवाल से शुरुआत की थी और उसके जरिए हम 6ठी-7वीं सदी के पांडु वंश की दुनिया में पहुंचे। हमने जाना कि कैसे उनके शासक हर्षगुप्त का विवाह मौखरी राजकुमारी वास्ता से हुआ, जो एक शानदार राजनीतिक गठबंधन था। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे हर्षगुप्त के निधन के बाद उनके बेटे महाशिवगुप्त बालार्जुन के स्वर्ण युग में रानी वास्ता ने पति की याद में सिरपुर में एक मंदिर बनवाया। हाँ। और वो मंदिर, जिसे आज हम लक्ष्मण मंदिर के नाम से जानते हैं, असल में लाल ईंटों से बना एक विष्णु मंदिर है। ये उस दौर की इंजीनियरिंग और एक रानी की शक्ति का एक बेमिसाल नमूना है। सही बात है। तो एक सवाल ने हमें राजनीति, परिवार, कला और विरासत के कितने सारे दरवाजे खोलकर दिखा दिए। और ये हमें सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। ओके। देखिए, स्रोत हमें तथ्य बताते हैं, लेकिन हमें उनके पीछे के मतलब को सोचना चाहिए। रानी वास्ता द्वारा बनाया गया ये मंदिर, ये उस समय की सामाजिक संरचना के बारे में क्या बताता है, जहां एक रानी, एक महिला इतनी बड़ी और स्थायी विरासत बनाने में सक्षम थी। ये हमें उस दौर में महिलाओं की भूमिका के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है, जो शायद हमारी आम धारणा से कहीं ज्यादा सशक्त रही हो। ये तो बहुत गहरा सवाल है। और दूसरा सवाल, लाल ईंटों का वो इस्तेमाल, वो सिर्फ एक बिल्डिंग मटेरियल नहीं था, वो उस दौर की तकनीक, उस इलाके के संसाधनों और उस समय के कलाकारों की सोच की कहानी कहता है। सही। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने इतिहास के कितने सारे तकनीकी और सामाजिक पहलुओं को जानते ही नहीं हैं, जो इन पुरानी दीवारों में छिपे हुए हैं। इन ईंटों के पीछे कौन सी भूली बिसरी इंजीनियरिंग की कहानियां दफन हैं। इन सवालों के जवाब शायद इतिहास को और भी ज्यादा जिंदा कर देते हैं।